friends, so let's continue. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं हमें कंपेयर करना पड़ता है. कंपेयर मतलब 2015, 2016, 2017. लेट्स से हमें कंपेयर करना है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है. तो जब हमें कंपेयर करना होता है तो दोस्त डेप्रिसिएशन या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. अगर हमें स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है तो एक नेचुरल सा बात यह है कि भाई एक ही पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए. जब हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे बार बार हर साल, तो भैया उसका अंग्रेजी का शब्द बन के आता है कंसिस्टेंसी. यही बात है. अ चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड ओनली, ये चेंज कब करेंगे? इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. ये देखो कितना अच्छा लाइन है कि ये कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है? जब ऑल्टरनेटिव मेथड्स, अब ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स मैंने बताया था आपको, WDV या स्ट्रेट लाइन मेथड. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं उसके बावजूद भी जब हम बुक्स को मिलाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एपरेंटली एक बार ऐसा महसूस होता है कि भैया कुछ ना कुछ तो इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंसी फॉलो करने के बाद भी इनकंसिस्टेंट? हाँ जी, पहली लग रही होगी आपको, ऐसा कैसे हो सकता है? कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं फिर भी इनकंसिस्टेंट. नई बात है, अब देखो पता चलेगा. इन द केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अब देखो आगे आपको पढ़ना है, 11-12 में आपने पढ़ा है, बट इसका थॉट को पकड़ने का कोशिश करो. इन द केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, if the company applies the principle at cost और market price, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको पता ही है. at cost और market price which ever is lower, ये प्रिंसिपल तो अपने को पता है, राइट? कि भाई हम at cost और market price which ever is lower, तो हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते आ रहे हैं. at cost और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. लेट्स से 3 साल तो हम कॉस्ट पे लेके चल रहे थे क्योंकि हमारा कॉस्ट था 200 रुपया, मार्केट था 220 रुपया, तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे चल रहे थे. अब इस साल ऐसा कुछ हो गया कि हमारा कॉस्ट तो है 200 रुपया, बट अब डिजाइन चेंज हो गया है. अब ये मार्केट में ये बिकना ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से बिकेगा. मार्केट में अब इसको 50% डिस्काउंट देंगे तो ये बिकेगा. कॉस्ट है 200, मार्केट में बिकेगा 100 में. तो हम क्या करेंगे दोस्त? हम अभी तक तो 200 रुपया में वैल्यू कर रहे थे, अब इस साल ऐसा हो गया कि हमें 100 रुपया पे वैल्यू करना पड़ रहा है इन्वेंट्री को. तो आपको अचानक से लगेगा ना कि अरे भैया कल तक आपके पास 5000 इन्वेंट्री था, हर साल आपके पास लगभग 4000 से 5000 इन्वेंट्री था, और आप हर साल लगभग 200 रुपया आपका खर्चा है. कि चलो 200 नहीं है तो किसी साल 210 है, किसी साल 205 है, किसी साल 190 है, वो 5-10% का ही वेरिएशन होता है. बट इस बार का बैलेंस शीट जब हम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि 5000 पीस वैल्यूड एट 100 रुपीज. अरे भैया ये तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है. कल तक तो आप 200 रुपये के करीब में थे, आज आप 100 रुपये के करीब में आ गए. आपने जरूर कुछ ना कुछ चेंज किया है, आपने कंसिस्टेंसी का उल्लंघन किया है. नहीं माई बाप, हमने उल्लंघन नहीं किया है, हम तो वही फॉलो कर रहे हैं, सेम टू सेम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. भैया तो ऐसा कैसे डिफरेंस आ गया? अरे सर, हमारे से कोई गलती नहीं हुई है, हमारा जो प्रोडक्ट था उसका मार्केट वैल्यू गिर गया है. तो मार्केट वैल्यू अगर गिर गया है तो हमसे गलती नहीं हुई है, प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो गया है. प्रोडक्ट का वैल्यू कम होने के कारण हम तो अकाउंटेंट है, हमें तो सही काम करना है. कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं. क्योंकि अगर हम इसको 100 रुपया में वैल्यू करेंगे तो हमें अपना असली सिचुएशन पता होगा
कि ये जो 5,000 गुड्स मेरे पास है, ये 100 रुपया का ही बिकने वाला है। मैं अगर इसको 200 रुपया में रिकॉर्ड कर लूं तो मुझे लगेगा कि 5,000 इंटू 200 रुपये, ये है वैल्यू। बट एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि बिकेगा 100 रुपया करके। तो देखो कितना अच्छा प्रिंसिपल है ये। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम सब कुछ कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, मगर बाजार का वैल्यू, मार्केट का वैल्यू गिर गया। जब भी बढ़ता है ना, अब इमेजिन करो, हमारा कॉस्टिंग है 200 रुपया, मार्केट में हम बेच रहे हैं 250 रुपया या 280 रुपया या 300 रुपया या 400 रुपया। जब तक हम मार्केट में बढ़ा हुआ दाम में बेच रहे थे, तब तक हम हमारे बैलेंस शीट में, मेरे दोस्त, 200 रुपया ही रिकॉर्ड कर रहे थे। हर साल हम 200 रुपया, या हमारा इस साल का कॉस्ट 220 है या 180 है, तो हम इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे थे। हम कभी भी नहीं रिकॉर्ड करते थे हायर वैल्यू को। बट इस बार तो मार्केट घूम गया है डबल। अरे क्या करूं मैं, मार्केट एकदम चेंज हो गया है, अब तो हमें हाफ द प्राइस में बेचना है। तो ये है सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हमने WDV मेथड पकड़ लिया तो अब हम स्ट्रेट लाइन में आ ही नहीं सकते। तो नॉन फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब भैया चेंज करने का फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया, मगर कब चेंज कर सकते हो, क्या रूल्स है चेंज करने के लिए, फोकस क्या है, अकाउंटेंट के ऊपर फोकस क्या है, पेंटर के ऊपर फोकस क्या, कि तुम्हारा पेंटिंग अच्छा बनना चाहिए। तो अकाउंटेंट के ऊपर मेन फोकस क्या है, कि मेन फोकस ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम बना रहे हो वो परफेक्ट बनना चाहिए। तो अगर अकाउंटेंट बोलेगा कि देखिए जी, ये मेथड चेंज करना है मुझे, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, ये ब्रश मुझे चेंज करना, क्योंकि ये पेंटिंग जो अच्छी नहीं बन पा रही है, मुझे इनका आंख बनाने के लिए और महीन ब्रश चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो यही बात है, टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विथ इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जैसे एक नया क्वालिटी का ब्रश आ गया मार्केट में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा इंप्रूव करता है किसी भी चीज को। कोई भी अकाउंटिंग करने का जो मेथड्स है उसमें एक नयापन आया है, तो नयापन आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, मैं अकाउंटेंट हूं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं सम्मान करता हूं, इज्जत देता हूं। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, अब इस नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मुझे काम करना है, तो प्लीज मुझे ये पुराना पॉलिसी चेंज करना है, प्लीज परमिशन दिया जाए। हाँ जी, तथास्तु। टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अगर नियम, लॉ में कुछ चेंज आया है, तो लॉ में चेंज आया और हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो भैया कंसिस्टेंट है, हम तो कंसिस्टेंसी वाला पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते, चाहे भले ही आप मुझे जेल में डाल दो। अरे भाई, कानून बदल गया है, आपको तो कानून को इज्जत देना पड़ेगा। बड़ा कौन, कंसिस्टेंसी वाला कानून या देश का कानून? तो देश का कानून को सम्मान देना है। When under changed circumstances, it is felt that new method will reflect more true and fair picture. अकाउंटेंट का काम क्या है, जो भी बनाओ ट्रू हो और फेयर हो। फेयर मतलब फेयर एंड लवली वाला बात नहीं हो रहा है, एकदम सही हो। तो यही बात है। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि भाई जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो हम चेंज करना चाह रहे हैं, उससे इंप्रूवमेंट आएगा, तो हमको परमिशन मिल जाएगा। तो ये थी बात। जो भी चीज 1 साल से ज्यादा चलने वाली चीज, कंप्यूटर 1 साल से ज्यादा चलती है, टेबल, फर्नीचर, बड़े बड़े मशीन 1 साल से ज्यादा चलती है, तो 1 साल से ज्यादा चलने वाला आइटम को हम एसेट बोलते हैं, क्योंकि वो कंपनी को बड़ा मुनाफा करवाएगा। गाड़ी आप खरीदते हो तो गाड़ी 1 साल में तो खत्म नहीं होती है, बट गाड़ी का जो पेट्रोल है वो 1 दिन में भी खत्म हो जाता है। तो ये चीज समझना जरूरी है। प्रिंटर खरीदते हो, वो हो सकता है 5 साल चलने वाला महंगा प्रिंटर है, बट प्रिंटर का जो इंक है वो 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन में खत्म हो जाता है। तो दोस्त ये चीज समझ लो आज, कि जो भी चीज 1 साल के कम लाइफ स्पैन का होता है, उसको हम लेकर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कोई भी चीज 1 साल से ज्यादा लाइफ स्पैन का होता है, उसको हम लेकर जाते हैं बैलेंस शीट में। तो गाड़ी हम लेकर जाते हैं बैलेंस शीट में, गाड़ी का जो पेट्रोल का जो खर्चा है उसको हम लेकर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, फ्यूल एक्सपेंस बोलकर लिखते हैं। और 1 साल का जो गाड़ी का खर्चा है, अगर हमने 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा और वो 10 साल तक चलने वाला है, तो हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा है।
तो 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन बोलकर हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आते हैं। तो कुल मिला के 1 साल का जो भी खर्चा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आना ही पड़ेगा। अब दोस्त, मटीरियलिटी का बात जैसे हम कर रहे थे, अब कैलकुलेटर या कुछ स्टेशनरी का आइटम, कुछ बुक्स, हो सकता है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल तक चलेगा, बट ये अमाउंट इतना छोटा होता है कि उस अमाउंट को मैं डेप्रिसिएशन, जब जैसे 200 रुपया का कैलकुलेटर, ये 10 साल चलने वाला है, अब 20-20 रुपया करके मैं डेप्रिसिएशन लिखूं, यहां बैलेंस शीट में लिखूं। आप एक बैलेंस शीट देख रहे हो जहां करोड़ों रुपया का एसेट्स है, उस करोड़ों रुपया का एसेट्स के नीचे कैलकुलेटर एसेट 200 रुपया। एसेट क्यों है? टेक्निकली तो एसेट है क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चलने वाला है। तो ये टेक्निकल बातें को हम इग्नोर करेंगे कि यार 1 करोड़ का कंपनी क्या 200 रुपया का कैलकुलेटर का हिसाब बता रहा है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वो 200 रुपया को एसेट नहीं ट्रीट करके पूरा का पूरा 200 रुपया को एक्सपेंस ट्रीट कर देते हैं, उसको लिखते हैं स्टेशनरी आइटम्स। तो स्टेशनरी आइटम का कॉलम में 200 रुपया का कैलकुलेटर चला गया, बुक्स चला गया, वो भले ही 2 साल 4 साल तक चले, बट हम उसको एक्सपेंस मान के डाल देते हैं। और ये क्यों डालते हैं? अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। तो बस यही बात था, आपको समझ गए हैं आप, और इसको रीड करना है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स other concepts to be ignored if the effect is not considered material। अब ये 200 रुपया का कैलकुलेटर को क्या मटेरियल मानेंगे? This principle is an exception to full disclosure principle। The term materiality is a subjective term। Subjective term है। सब्जेक्टिव टर्म क्यों? क्योंकि अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग चीज मटेरियल है, इसीलिए बोलते हैं सब्जेक्टिव टर्म। डेप्रिसिएशन ऑन स्मॉल आइटम्स लाइक बुक्स, कैलकुलेटर्स एटसेट्रा इज टेकन एज 100% इन द ईयर ऑफ परचेज। तो साथ साथ लास्ट लाइन में एक वार्निंग दिया जा रहा है आपको कि ओमिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड नॉट इम्पेयर। इम्पेयर मतलब खराब कर देना द डिसीजन मेकिंग ऑफ वेरियस यूजर्स, मतलब डिसीजन मेकिंग गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ध्यान रखना कि कुछ भी ऐसा आइटम को मटीरियलिटी के नाम पे मत गायब कर देना। तो गोइंग कंसर्न, कंसर्न का मीनिंग यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन। और यस, कोई भी आदमी व्यापार करेगा तो ये थोड़ी ना सोचेगा भैया 2 साल बाद मेरा ये व्यापार लुट जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊं, बंद हो जाए। हम कभी नहीं सोचते हैं। तो ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। जब भी अकाउंटेंट एक अकाउंट्स बनाता है तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि ये बिजनेस चलता रहेगा। अच्छा, दूसरा फंडामेंटल अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है। तीसरा फंडामेंटल अजम्पशन है अक्रूवल। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 3 चीज, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न, ये तीनों के तीनों फॉलो हो रहे हैं। अकाउंटेंट साहब फॉलो कर रहे हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है ये तीनों को फॉलो करते हुए बना है। If any of the 3 fundamental accounting assumption is not followed। अब नॉट फॉलोड कब होगा? जब हमें पता है कि इस साल मैं ये व्यापार को बंद करने वाला हूं। गोइंग कंसर्न तो नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है इस साल मैं बंद करने वाला हूं, राइट? मैं पूरा का पूरा हिसाब किताब बदल दिया। मैं कल तक WDV मेथड कर रहा था, स्ट्रेट लाइन कर रहा था, इस साल में पता नहीं मेरे को बंद करना ना, अब मैं सब कुछ चेंज कर रहा हूं। तो अगर ये नहीं फॉलो कर रहा हूं तो ये फैक्ट, दिस फैक्ट should be specifically disclosed। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, मतलब जो हम PL बना रहे हैं, जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो कैसा हो, वो कैसा बने, को क्वालिटी कैसा हो। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई सबसे बड़ा बात तो ये कि जो भी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर हम उसे समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो हम कहेंगे भाई क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये स्टेटमेंट देखते के साथ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बना लिया, मैं देख रहा हूँ कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं। रेलिवेंस, जिस समय मैं देख रहा हूँ, जिस समय मैं देख रहा हूँ उस समय ही मैं डिसीजन लेना है मुझे। तो आज मैं डिसीजन लूँ, आज का सिचुएशन, मेरा बात समझो, जैसे अपने क्रिकेट देखते हैं, IPL का मैच देख रहे हैं और इमेजिन करो मुझे शर्त लगाना है कि भाई ये टीम जीतेगी। तो ये मैच जब आज जो टेलीकास्ट हो रहा है
वो मैच मुझे करंट एकदम एकदम लाइव मैच में देख रहा हूँ, तब तो मैं शर्त लगाऊंगा। हालांकि चलो शर्त लगाना इलीगल है, उसका बात नहीं कर रहे हैं, मगर मैच 2 साल पुराना रिकॉर्डेड मैं देख रहा हूँ और मुझे तो पता है कि इसमें क्या होने वाला है, तो क्या वो रेलिवेंट है मेरे लिए? वो इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। तो आज मुझे अगर इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, आज मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे आज का लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए। कोई पुराना रिपोर्ट दे रहे हो जिससे मुझे आज पता ही नहीं चल रहा है, तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो बन रहा है, जो पीएल बन रहा है, जो बैलेंस शीट बन रहा है, जो कैश फ्लो बन रहा है, वो रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बस ये देख लो, अरे देख के करूंगा क्या, मैं डिसीजन तो ले ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा उस समय तक बन जाना चाहिए जबकि वो वैल्यू रखे। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन तो बन गया, बट क्या मैं उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर पा रहा हूँ? क्या मुझे भरोसा है? रिलायबिलिटी मतलब मैं भरोसा कर सकता हूँ, जैसे अपने राहुल द्रविड़ के लिए कहते थे क्रिकेट में कि मैं द मोस्ट रिलायबल बैट्समैन, कि जब इंडिया को स्कोर करना है, चिंता मत करो, वो अपना विकेट जल्दी से नहीं छोड़ने वाला है। तो रिलायबिलिटी मतलब क्या? वो फ्रेंड जिसको मैं अगर रात को 2 बजे भी फोन करूं तो वो फ्रेंड मुझे धोखा नहीं देगा। अरे भाई तू जल्दी से नीचे आ, अरे भाई जल्दी आ, मुझे बहुत, मैं फंसा हुआ हूं, मुझे तेरा दरकार है, और यस मैं तुरंत आ रहा हूं। धोखेबाज नहीं है, जो बोलता है करता है, तो उसका मतलब है कि रिलायबिलिटी। तो जो बोलता है वही करता है, झूठ नहीं बोलता है, तो रिलायबल है। तो उसी प्रकार से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी कह रहा है झूठ नहीं बोल रहा है, धोखा नहीं दे रहा है, सच सच कह रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो होना ही चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होगा तो हम रिलाई करेंगे, रिलायबल है ये, इसको देखकर अगर मैं कुछ फैसला लेता हूं, धोखा नहीं खाऊंगा। ठीक है जी। और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा बनना चाहिए? ऐसा बनाओ कि मैं कंपेयर कर सकूं, मैं अगले साल, पिछले साल, आने वाले साल, सबको मुझे मालूम है कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए तो हमने पहले डिस्कस किया कि भैया कंसिस्टेंसी फॉलो करो। कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करोगे तो ये बैलेंस शीट कंपेयर नहीं कर पाएगा कोई। अगर कंपेयर नहीं कर पाएगा तो भैया बनाने का फायदा क्या है? तो कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि जो हो रहा है एकदम सही तरीका से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हायर परचेज में भी क्या होता है, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे हायर परचेज में, अपने को पता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम देंगे तो मैं टेक्निकली मैं ओनर बनूंगा। तो लीगैलिटी के हिसाब से तो मैं ओनर नहीं हूं भैया, मगर अगर वैसे देखा जाए तो एसेट मैं ही यूज कर रहा हूं, तो उसका डेप्रिसिएशन भी मैं ही क्लेम कर रहा हूं। तो उस हिसाब से अपने उसके लीगैलिटी को इग्नोर करते हैं कि भाई ओनर तो अभी भी वही है। बट नहीं, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को समझते हुए हम अकाउंटिंग एंट्रीज जो डालेंगे, हम यही सोच के डालेंगे कि मैं ओनर हूं। जैसे घर ट्रांसफर हो गया, घर का सारा बेनिफिट आप ले रहे हो, अभी से आप रह रहे हो, आप ही यूज कर रहे हो उस ऑफिस को, लेट्स से ऑफिस प्रोमाइसेस है, आप ऑफिस ले लिए। कई बार होता है ना, प्रैक्टिकल रियलिटी को देखो, मैं ऑफिस ले लिया हूं, सामने वाले ने मुझसे चाबी दे दिया है, मैं अपने ऑफिस को यूज कर रहा हूं, ठीक है, बट टेक्निकली लीगल ट्रांसफर नहीं हुआ है, लीगल ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, लीगल ट्रांसफर नहीं हुआ है तो मैं तो अभी कुछ हो ही नहीं, बट ऑफिस तो मैं यूज कर रहा हूं, राइट। तो लीगल कभी कभी पेंडिंग हो सकता है, बट एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल सिचुएशन जो है उसी को बयान करो और एक नोट लिख दो नीचे में कि भैया ये सिचुएशन है, दो लीगली द केस इज पेंडिंग, द लीगली ये ट्रांसफर अभी पेंडिंग, क्या दिक्कत है? कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बने वो सही तो बने, पक्षपात नहीं होना चाहिए, दैट इज फ्री फ्रॉम बायस। ये नहीं कि नहीं यार इसमें तो ये गड़बड़ लग रहा है, मैंने सामान बेच दिया है, ठीक है, 50 करोड़ रुपया का डेटर्स, अब ये इस महीना हो सकता है 5 करोड़ भी आए, 4 करोड़ भी आ सकता है, या 8 करोड़ भी आ सकता है, ये तो अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल। द प्रोबेबल यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब ये प्लांट एंड मशीनरी 10 साल भी चल सकता है, 15 भी चल सकता है। एंड वारंटी क्लेम्स दैट में आकर, अब मैंने घड़ी बेचा है, मैं टाइटन का मालिक हूँ,
अब वो घड़ी कितने घड़ी खराब होगा अपने एक अज्यूम कर सकते हैं। सच अनसर्टेनिटीज आर recognized by the disclosure of their nature and extent and by exercise of prudence. Prudence मतलब अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, in preparation of the financial statements. Full, fair and adequate disclosure. इसी से समझ में आता है कि सब कुछ बता दो भैया, छुपाने का कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर ट्रांजैक्शन बीच में गायब कर दिया हमने, इनकम्प्लीट है, तो उसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलेगा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की ग्लॉसरी दोस्त, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ये अपने करते चलेंगे, तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, राइट। सो ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, करें तो ठीक, नहीं करें तो भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स, कि ये जो खर्च हो रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर पहले तो आप हमें ये बताइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, और अगर इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ पैसा आया, रिसीट्स, कुछ पैसा आया, इनकमिंग हुआ, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है, ये भी समझना है। तो ये एक्सपेंडिचर तो मतलब पैसा गया, तो जो पैसा गया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो ट्रांजैक्शन है ये हमें पता करना है कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल इन नेचर है या रेवेन्यू इन नेचर है, कैपिटल रिसीट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अब बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस का, रिलेट्स टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। देखो भाई, सीधा सीधी बात है, हम ये बात पहले भी बता चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, उस 1 ईयर का पीरियड जो है, 1 ईयर पीरियड जनरली होता है, 1 ईयर पीरियड का सारा एक्सपेंस इधर और सारा का सारा इनकम इधर। तो ये 1 ईयर पीरियड का जब भी बात होता है दोस्त, तो इसे हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है, ये 1 ईयर पीरियड का बात है। और जब हम कैपिटल का बात करते हैं, कैपिटल वर्ड आते के साथ दोस्त बैलेंस शीट में हमको प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट में आइटम लिखते हैं ना अपने कैपिटल, और ये कैपिटल का जो खर्चा होता है, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, बेसिकली ये खर्चे जो हैं ये आपका 1 ईयर पीरियड से ज़्यादा होता है, तो मोर देन 1 ईयर पीरियड होता है, तो इसे हम कैपिटल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज यही है कि जहां मोर देन 1 ईयर हो गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जो लेस देन 1 ईयर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। और द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट्स ऑफ विच, ध्यान दीजिएगा, द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जब भी हम एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो एक्सपेंडिचर करने क्यों करते हैं हम एक्सपेंडिचर, प्रिंटर का इंक खत्म हो गया, खर्चा किया हमने, एक्सपेंस किया, प्रिंटर का इंक खत्म हो गया, तो प्रिंटर का इंक लेकर आए, उसका बेनिफिट कितना दिन तक मिलेगा, हो सकता है 1 महीना चले, हो सकता है 2 महीना चले, हो सकता है 3 महीना चले। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो गाड़ी में हमने पेट्रोल भराया, एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस करने से बेनिफिट मिला, क्या बेनिफिट मिला, गाड़ी चलेगा, बट वो गाड़ी कितना दिन तक चलेगा, 10 साल तक वो पेट्रोल से चलेगा, नहीं सर, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है 1 महीना, राइट। तो ऐसा खर्चा, द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ध्यान दीजिए, द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रुकिए, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, बेनिफिट्स ऑफ विच, खर्चा किया उसका बेनिफिट्स ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड, बियॉन्ड दैट पीरियड मतलब उसी पीरियड के अंदर ही ये खर्चा खत्म हो जाएगा। तो यही बात तो मैंने बता दिया, उसी पीरियड के अंदर, पीरियड है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये जो एक्सपेंस मैंने किया, एक्सपेंस मैंने कर दिया, बट इसका बेनिफिट इसी पीरियड के अंदर खत्म होने वाला, इसी पीरियड के अंदर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के अंदर ही
ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा, इस खर्चा का बेनिफिट जो मिला है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया रेवेन्यू में। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट्स एंड्योरिंग बेनिफिट्स। एंड्योरिंग मतलब नहीं खत्म होगा, तुरंत खत्म नहीं होगा। एंड्योरिंग बेनिफिट्स, ये कभी ना खत्म होने वाली, यह बहुत लंबा बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इस साल का मेरा कैडबरी कितना बिका, बट वो कैडबरी बिक रहा है क्योंकि उसके पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है दोस्त। उसके पीछे बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदे हैं और वो मशीन एक साल में खत्म नहीं होंगे। वो मशीन हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल तक चलेंगे। तो वो जो 25 साल तक चलेंगे उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए किए हैं जिससे हमें रेवेन्यू, हमारा डे टू डे माल बिकेगा। तो कैडबरी डेयरी मिल्क का अगर बात करें तो जो पैकेजिंग मशीन है वही पैकेजिंग मशीन 10 साल तक चलेगा। तो एंड्योरिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, रेवेन्यू जनरेशन होगा ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब अगर 10 साल तक उस मशीन का फायदा हो रहा है तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि जनरली अकाउंटिंग पीरियड, अगर हम ये शब्द बोले अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड जो है जनरली 1 साल का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है और 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है। एक्सपेंसेस आर recognized in the profit and loss account through the matching principle, which tells us when and how much of the expense to be charged against revenue. A part of the expenditure can be capitalized only capitalized। खर्चा को कैपिटलाइज कब करेंगे? only when these can be traced directly to definable streams of future benefits। ये जो आज खर्चा किया हूं मैं, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, तो ही मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा। मतलब पीएलएन में नहीं लिखकर, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखकर, मैं इसको बैलेंस शीट में लेकर जाऊंगा। तो हाँ जी, ये 1 लाख रुपया अमिताभ बच्चन जी को दिया है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अमिताभ बच्चन का एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट इस साल भी मिलेगा और अगले साल भी मिलने वाला है। ये चीज समझ लो आज। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा याद रख लो, बार बार बोल रहा हूं, याद रख लो, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ इस साल का खर्चा आएगा। हम डेट देख रहे हैं कि 10 जनवरी 2017 को हमने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया। तो हम डेट देखते थे बचपन में, ओहो 10 जनवरी 2017, तो ठीक है, तो ये 2017 वाला प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बट दोस्त, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ एक्सपेंस को मत देखिए, उस एक्सपेंस के पीछे बेनिफिट को देखिए। ये 1 लाख रुपया जो हमने खर्चा किया है, ये 1 लाख रुपया का बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, कुछ बेनिफिट। या हो सकता है कि ये 1 लाख रुपया मैंने 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 ईयर्स, पैसा दे दिया 10 जनवरी को। अमिताभ बच्चन बोले देखो भाई, पैसा तो मैं अभी के अभी पूरा लूंगा। तो ठीक है सर, आप अभी के अभी पूरा ले लीजिए, मगर 5 साल तक आपका एडवर्टीजमेंट चलेगा। हाँ हाँ चलेगा। तो ये 10 जनवरी को जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है, इस साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 खर्चा हुआ है, राइट? इस साल का खर्चा 20,000 है, एक्सपेंडिचर कर दिया मैंने 1 लाख। समझना इस बात को, पैसा आउटफ्लो हो गया 1 लाख। दैट डज नॉट मीन कि ये 1 लाख रुपया इस साल का पूरा खर्चा है। इस साल का, इस पीरियड का खर्चा सिर्फ 20,000 रुपया है। तो इस साल का खर्चा को प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 20,000 लिखेंगे, बाकी 80,000 रुपया कैपिटलाइज हो जाएगा। तो यही फंडा है रेवेन्यू एंड कैपिटल का। जो इस साल का खर्चा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, और बाद बाकी अगर खर्चा ज्यादा हो गया जिसका बेनिफिट बाद में मिलने वाला है तो उसको कहते हैं कैपिटलाइज करना, या उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। द डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल इज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन बैलेंस शीट। यही तो बात कर रहे हैं हम कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है या बैलेंस शीट में लिखना है। अमिताभ बच्चन ने 1 लाख रुपया ले लिया, 20,000 रुपया हम लिखेंगे इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में और 80,000 रुपया हम लिखेंगे बैलेंस शीट में।
तो यही डिस्टिंक्शन है। तो जो 20,000 रुपया हम P&L में लिख रहे हैं, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं तो उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, जब भी हम बैलेंस शीट में लिखते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो यही तो चीज समझाना था, यही तो डिस्टिंक्शन था। ये डिस्टिंक्शन आपको समझ में आ गया है अच्छे तरह से। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज देयर बेनिफिट्स। देखो बार बार ये शब्द को याद रखो, बेनिफिट। खर्चा कर रहे हैं, अरे भैया खर्चा तो हम करते हैं, खर्चा के पीछे बेनिफिट खोजते हैं। बेनिफिट इस साल ही खत्म हो जाएगा तो बोलिए क्या होगा? बोलिए इस साल ही बेनिफिट खत्म होने वाला है तो उसे क्या कहेंगे और कहां लिखेंगे? सर 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 आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सर आप हमें क्या एकदम बेवकूफ समझते हो? हम समझ गए हैं सर, हम अच्छे से समझ गए हैं कि अगर इस साल का ही बेनिफिट है, एक साल का ही बेनिफिट है सर, तो सर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। कृपया सर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, हम समझ गए। बोलो, अगर ये वादा करते हो तो ही स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्त ये एक बार समझ लो जिंदगी भर आनंद आने वाला है, जिंदगी भर आनंद आने वाला है, ये वादा है मेरा। तो चलो मैं ये मान लेता हूं कि आप समझ चुके हो, ठीक है जी। वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर प्लेस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अभी तक मैं बोल रहा था कि बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो अब आप पूछिए बैलेंस शीट में सर कहां जाएगा? तो 20,000 था इधर और 80,000 था इधर, तो 80,000 बेसिकली और नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए था, तो हर साल से कट कट के ये इधर आ जाएगा। हेंस बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। घूम फिर के कहीं पर भी छुप जा, तू कहीं भी छुप जा, आना तो तेरे को मेरे पास ही है। तो ये कौन कह रहा है? ये प्रॉफिट एंड लॉस कह रहा है। ये बैलेंस शीट तो कहां है? जैसे अगर अपने मशीनरी या फर्नीचर अपने खरीदते हैं, अपने को पता है कि फर्नीचर 10 साल तक चलेगा, तो फर्नीचर 10 लाख रुपया का है, तो यही फर्नीचर 1 साल का कीमत है 1 लाख, तो इसको लिखते हैं लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख, और ये 1 लाख आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन बोलकर। तो घूम फिर के जो भी बैलेंस शीट का आइटम है मेरे दोस्त, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ रहा है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहा है बैलेंस शीट को कि ए बैलेंस शीट, तो कितना भी घमंड कर ले, एक ना एक दिन मैं तुम्हें निगल लूंगा। कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्त। अब आप बोलिए कि सर चलिए अब मेरे बैलेंस शीट में कैश है, मेरे बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया कैश है। तो सर मेरे बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया कैश है, मैडम आप बताएंगे कि इस 2 लाख रुपया कैश जो मेरे बैलेंस शीट में है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निगलना चाहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके टानना चाहता है। प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है कि अल्टीमेटली मेरे पास ही आएगा, कैश 2 लाख रुपया है। तो क्या कुछ ऐसा सिचुएशन आपके दिमाग में है कि बैलेंस शीट का कैश प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा? बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा बैलेंस शीट का कैश? बैलेंस यही तो हो रहा है। हाँ, अगर हम लोग कुछ एक्सपेंस करते हैं कैश से, तो अल्टीमेटली जैसे अगर मैंने कुछ खरीदा अपने बिजनेस के लिए, जैसे कोई स्टेशनरी, तो उसका मैंने पैसा दिया और वो एक्सपेंस आ गया पीएल। बहुत अच्छा जवाब। मैडम का कहना है कि अगर हम 2 लाख रुपया कैश है और हमने कुछ स्टेशनरी खरीद लिया, स्टेशनरी कितने रुपए का खरीदा? 5,000। 5,000 का स्टेशनरी खरीदा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखोगे? स्टेशनरी 5,000 रुपया, राइट? तो आपका जो कैश अकाउंट था जो 2 लाख रुपए का था, तो क्या वो कैश अभी भी बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया रह जाएगा? नहीं। कितना हो जाएगा? 1,95,000। 1,95,000 एकदम सही जवाब। तो हम कैश को मिटा के लिख देंगे 1,95,000। तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो दावा था कि ये बैलेंस शीट मैं धीरे धीरे तुम्हें खा लूंगा, बताइए बताइए। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वही तो हुआ। अच्छा, उस तरीके से। हाँ हाँ। तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपए का जो कैश था, ये इधर 1,95,000 हो गया, 195, और यहां 5,000 हो गया। अब आपने खरीद लिया एक मशीनरी,
मशीनरी खरीद लिया, तो कैश आपके पास रह गया। 1 लाख का मशीन खरीद लिया आपने, 1 लाख का मशीन खरीद लिया, तो मशीन हो गया 1 लाख रुपीज और कैश हो गया आपके पास 95,000 रुपीज। अब आप इस कैश से सैलरी देते हो, तो सैलरी इधर आया, समझ लो 10,000 रुपया का सैलरी दिया, तो यहां पर जो बैलेंस शीट में जो कैश बैठा हुआ है ये 95,000 से कैश हो गया 85,000। मैं आपको सिर्फ कोशिश कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को मैच करवाने का, दिमाग को रटने वाले कॉन्सेप्ट से हटा के कि देखो एक्चुअली होता क्या है अकाउंट्स में। ये नया तरीका अगर आप समझ जाते हो तो देखो जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो इजी लगेगा। और ये मशीन, ये कैश से जो बना है मशीन, अल्टीमेटली ये मशीन का जब हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो ये डेप्रिसिएशन बोल के यहां आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट का एसेट साइड का आइटम धीरे 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 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में आ जा रहा है। बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज द टाइम फैक्टर। कौन सा फैक्टर है दोस्त? टाइम फैक्टर, which is the main determinant for transferring the expenditure to profit and loss account. Also, expenses are recognized in profit and loss account through matching concept. तो ये दो चीज समझना है, एक तो टाइम फैक्टर और एक मैचिंग कॉन्सेप्ट, which tells us when and how much of the expenses are to be charged against revenue. Against revenue मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये इधर में जो रेवेन्यू लिखते हैं कि माल बिका तो इधर लिखते हैं, तो उसका खर्चा इधर लिखते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। ये रेवेन्यू साइड है दोस्त, ये चार्जिंग साइड है। चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू के अगेंस्ट में, ठीक है, रेवेन्यू के ऑपोजिशन में जो हमको खर्चा चार्ज करना है। हाउएवर, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू क्रिएट्स कंसिडरेबल डिफिकल्टी इन मेनी केसेस। बॉर्डर लाइन बिटवीन द टू इज वेरी थिन। बट आप चिंता मत करिए, जितना डिटेल में हम डिस्कशन कर लें, जितना भी बॉर्डर हो या बॉर्डर लाइन हो, थिन हो मोटा हो, हम और आप मिलकर उसे पकड़ लेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेडर है जिनका काम है फर्नीचर बेचने का। वो फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है। तो बेसिकली ये फर्नीचर जो है ये इसके लिए कहा जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। ये ट्रेड कर रहा है और फर्नीचर इसके लिए स्टॉक है। एक आदमी बेचता है फर्नीचर, एक आदमी बेचता है शर्ट। जब मैं शर्ट बेच रहा हूं और मेरे ऑफिस में जो फर्नीचर है, तो ये ऑफिस का फर्नीचर 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक मेरे को हेल्प करेगा शर्ट बेचने में। अगर मुझे फर्नीचर ही बेचना है तो वो फर्नीचर मेरे को 10 साल तक नहीं रखना है। जैसे कि शर्ट मैन्युफैक्चर करते के साथ मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जल्द से जल्द मेरा ये शर्ट बिक्री हो जाए, तो वैसे ही अब मेरे लिए फर्नीचर बेचना है। अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ग्राहक आए और इस साल जितना भी मैं स्टॉक सजा के रखा हूं वो जल्द से जल्द बिक जाए। तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि ये मेरा फर्नीचर 10 साल तक नहीं रहे, ये हर दिन बिकते रहे, क्योंकि टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदा हमने, ये फर्नीचर को हमको इसी साल बेच डालना है। इस फर्नीचर को मुझे नेक्स्ट ईयर तक बैलेंस शीट में नहीं रखना है। इस साल खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। तो टाइम फैक्टर इज लेस देन 1 ईयर फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर। ये जो ट्रेडर है, ट्रेडर को इस फर्नीचर से बेनिफिट नहीं लेना है, फटाफट इसी साल के अंदर बेच के पैसा खड़ा कर लेना है। तो बेनिफिट का जो पीरियड है वो इसी साल में अक्रू करने वाला है, इसी साल में बेनिफिट मिल जाना है, नेक्स्ट ईयर तक नहीं लेकर जाना है मुझे। बच गया तो एक अलग बात है। तो बेनिफिट क्या है? इसी साल के लिए है, इसी साल के अंदर बेनिफिट लेना है बेच के। फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर,
purchase of furniture is revenue expenditure, but for any other trade, शर्ट बेच रहा हूं, कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, for any other trade, the purchase of furniture should be treated as capital expenditure. क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा. जब भी बेनिफिट मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट. तो ये बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखाते हैं. देयरफॉर द नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. देखो दोस्त, ये कितना इंपॉर्टेंट है. जनरली हम लोग समझते क्या है, जनरली मैडम ध्यान दीजिएगा, जनरली हम लोग फर्नीचर बोल दिया. अगर मैं आपको, अगर रटने वाले बच्चे हो, जैसे मैंने आपको कहा फर्नीचर, बोलिए आप क्या करोगे, उसको बैलेंस शीट में ले जाके एसेट साइड में लिख दोगे. बट अगर आप ये समझो और मैं ये लिख दूं सम में, न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम में, अगर मैं ये लिख दूं कि मिस्टर विकास अ ट्रेडर ऑफ फर्नीचर, तो क्या वो फर्नीचर आप बैलेंस शीट में लिख पाओगे? तो रटने वाले बच्चे फंसेंगे क्या नहीं फंसेंगे? रटने वाले बच्चे ने ये रट लिया है कि फर्नीचर मतलब एसेट. तो टेक्निकली साउंड होना जरूरी है या रट के पास होना है? बताइए. टेक्निकली आपको साउंड होना होगा. तो फर्नीचर भी बैलेंस शीट में नहीं आ सकता है. ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है अगर हमारा लिए फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड हो. तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशंस में तो समझ में आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर जो है उसका नेचर क्या है? वो बार बार हो रहा है या एक बार हो रहा है? पेट्रोल तो हर बार बार भरवा रहा हूं, प्रिंटर का इंक बार बार भरवा रहा हूं, सैलरी हर महीना दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी हर महीना दे रहा हूं. ये बार बार आ जा रहा है भैया, घूम के हर महीने में आ जा रहा है. जैसे इंक खत्म हो रहा आ जा रहा, प्रिंटर का पेपर खत्म हो रहा आ जा रहा. रेकरिंग नेचर. तो ये जो बार बार हो रहा है, 1 साल के अंदर बार बार होने का मतलब क्या है? इसका बेनिफिट, द वर्ड माय फ्रेंड इज बेनिफिट. बेनिफिट जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा या बेनिफिट जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि आप सैलरी 1 महीना के ले दो, उसके बाद वापस से अगर कोई काम करेगा तो वापस से सैलरी देना होगा. भैया इतना बेनिफिट जो आपने लिया है उसका सैलरी 1 महीना का है. 1 महीना मैंने काम किया तो 1 महीना का बेनिफिट आपको मिला, तो 1 महीना का पैसा दे दीजिए. अगला महीना अगर आपको काम कराना है तो अगले महीने का भी पैसा देना है. तो बेनिफिट एक्सपायर हो रहा है, फिर बेनिफिट के लिए आप वापस से बेनिफिट खरीद रहे हो. तो ये इसी पीरियड में साइकिल चले जा रहा है. तो ये क्या हुआ बताइए? बताइए ये क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ या कैपिटल हुआ? बताइए. यस, तो ये हुआ रेवेन्यू. तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन इन एन अकाउंटिंग ईयर, then it is said to be expenditure of revenue nature, while non-recurring expenditure, non-recurring मतलब जो बार बार नहीं हो रहा है, is infrequent in nature and do not occur often in an accounting year. Monthly salary or rent is an example of revenue expenditure as they are incurred every month, while purchase of assets is not a transaction done regularly, therefore classified as capital expenditure unless, याद करो लास्ट लेक्चर, अभी थोड़ी देर पहले हमने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है. अनलेस मटीरियलिटी क्राइटेरिया डिफाइंस इट एट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो मटीरियलिटी अगर आ गया, मटीरियलिटी ने कह दिया कि भैया ये रेवेन्यू है, जैसे कैलकुलेटर है तो वैसे 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट होना तो चाहिए कैपिटल, बट मटीरियलिटी बोल रहा है यार करोड़ों रुपया का एसेट और यहाँ 200 रुपया का कैलकुलेटर, यार इसको रेवेन्यू में डाल दे. क्लियर है? पर्पस ऑफ एक्सपेंस. किस पर्पस से एक्सपेंस हो रहा है? एक्सपेंस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी. मशीन है, मशीन का बेनिफिट मिलने वाला है लंबा. अब ये मशीन रिपेयरिंग हो रहा है, मे बी इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस. नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त. ये मशीन खरीदा है तो नॉर्मल उसका
वेयर एंड टेयर होगा तो नॉर्मल ऑयल चेंज करना, ये तो हर 3 महीने में करना है, हर 3 महीने में नॉर्मल मेंटेनेंस है, बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है हर 3 महीना, तो टाइम फैक्टर है 3 महीने, तो 3 महीने हुआ 1 साल के नीचे, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ सच एसेट, such expenses are revenue in nature. On the other hand, expenditure incurred for major repair of the asset, major repair, so as to increase its productive capacity is capital in nature. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब ये जो खर्चा हमने किया है, ये खर्चा इसलिए किया है, ये गाड़ी अब एकदम बेकार हो गई है, अब इस गाड़ी में 1 लाख रुपया का इंजन पे खर्चा है, ये 1 लाख रुपया अगर खर्चा कर दोगे तो गाड़ी 5 साल तक और चलेगी। ये बड़ा खर्चा है, 1 लाख रुपया का खर्चा है। गाड़ी अभी आपका माइलेज दे रहा है 5 किलोमीटर पर लीटर, 5 किलोमीटर पर लीटर तो बहुत खराब हो गया, गाड़ी का इंजन खराब है। इसीलिए आप एक काम करो, 1 लाख रुपया खर्चा करा रहे हो तो ये आपका 15 किलोमीटर पर लीटर देगा, और ये कम से कम 3 साल तक तो बेनिफिट मिलेगा, या 3-4 साल तक मिलेगा। तो ये 5 से 15 होने का मतलब है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गया है, बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, लंबा बेनिफिट मिलेगा और 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। However, determination of the cost of maintenance and ordinary repairs which should be expensed, हाँ ये तो समझ में आ चुका है कि ऑर्डिनरी जो भी खर्चा है वो एक्सपेंस है, मतलब रेवेन्यू इन नेचर है, एज अपोज्ड टू अ कॉस्ट विच ऑट टू बी कैपिटलाइज्ड इज नॉट ऑलवेज सिंपल। ये कैलकुलेशन सिंपल नहीं होता है कि भैया इसको रेवेन्यू में डालें या इसको कैपिटलाइज करें, रेवेन्यू में डालें या कैपिटलाइज करें, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर इसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रहा है, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट मिल रहा है, तो एज सिंपल एज दैट कैपिटलाइज कर देना है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू generating capacity of business, effect on revenue generating capacity of business. The expenses which help to generate income, income या revenue in the current period are revenue in nature and should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally a capital expenditure. ये बात तो हमने कर रखा है, more than one होगा तो capital है। When expenditure on improvements and repair of fixed asset is done, it has to be charged to profit and loss account if the expected future benefits from fixed asset do not change, and it will be included in the book value of fixed asset where expected future benefits from assets increase. It will be added in the book value of assets, मतलब ये देखो बोलने का तरीका है, it would be included in the book value of fixed assets, मतलब ये book value of fixed assets कहाँ होता है, फिक्स्ड एसेट का बुक वैल्यू कहाँ होता है, बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट में जब एसेट लिखा हुआ है 2 लाख रुपए का और मैंने कुछ रिपेयर का काम किया है, मैंने रिपेयरिंग का काम किया है मेरे दोस्त, रिपेयरिंग का काम से बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होने वाला है, 50,000 का रिपेयरिंग है, तो बुक वैल्यू पे ऐड हो जाएगा। तो बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट पे बुक वैल्यू है, ऐड हो गया। और अगर बेनिफिट उसी साल तक है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, लास्ट टाइम जो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट किया है वही बात बोल रहे हैं कि रेवेन्यू एंड कैपिटल, भले ही कैलकुलेटर 200 रुपया का आइटम भले ही 10 साल चलेगा, बट 10 साल 20-20 रुपया करके डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, इसको रेवेन्यू मान लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में 100% डाल देंगे। तो दोस्त, इससे आज मोर और लेस वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल। ये आगे और इजी है। अब इलस्ट्रेशंस पे आ गए हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि ये इलस्ट्रेशंस अब आप घर पे अगर अपने आप देखोगे तो शायद आप लोग सब के सब इलस्ट्रेशंस अच्छा से कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये इलस्ट्रेशंस घर पे बैठ के देखिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल।